बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत हसीन थी। मेरी सास भी बहुत चाव से ब्याह कर ले गई। पहली ही रात उसने मुझे एक चादर दी और कहा, इससे अपना चेहरा छुपाओ। अगर इस घर में किसी ने भी तुम्हारा चेहरा देखा तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं भी डर गई और किसी को मुंह न दिखाया। मेरी सास ने हर तरफ अफवाह फैला दी कि मेरी बहू भैंगी है। एक दिन मेरी नंद मेरे पास आई और कहा, भाभी, मुझे एक ऐसे हकीम का पता है जिसकी दवाई से आपका भैंगापन ठीक हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं भैंगी नहीं हूं, और जब वो ना मानी तो सबूत के लिए चादर हटा दी। और फिर उस वक्त मेरा नाम असफरीन है। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मेरा ताल्लुक हाफिजाबाद के करीब एक कस्बे से है। मेरी नंद आज मेरे सामने बैठी रो रही थी क्योंकि उसे उसकी मां का राज मालूम हो गया था, जो बहुत घिनौना था। और जब मुझे वजह पता लगी तो मैं हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। मेरा खानदान एक गरीब और काफी निचले तबके का है। मेरी माँ एक गरीब लेकिन खूबसूरत औरत थी। उसके नकूश बताते थे कि उसका हुस्न एक वक्त में लाजवाल रहा होगा और उस पर कई लोग फरिश्ता होंगे। लेकिन उसकी किस्मत मेरे अब्बा से जा लगी थी, जो जमाने भर का नशई और जुआरी था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम में नशा करने के बाद घर आता, और जब वो नशा कर लेता तो उसे फिर बिल्कुल भी होश न रहता कि वो क्या कर रहा है। नशे में वो हमारा एक ही घर 15 लोगों को बेच चुका था। वो तो हमारे मरहूम दादा की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने ये छोटा सा घर मरने से पहले अम्मा के नाम कर दिया था, वरना अब्बा तो हमें कब का बेघर कर चुका होता। अम्मी का हुस्न तो जैसे अब्बा के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब्बा बहुत नाकदरा था। हम 2 बहनों और 3 भाइयों में से सिर्फ एक मैं थी जो अम्मा पर गई थी। हुस्न और बोलचाल दोनों के मामले में मैं अम्मा का पड़तू थी। बाकी सब बहनें भी अच्छी शक्ल की थीं, लेकिन मैं उनके मुकाबले में कुछ अलग सी थी। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती, रानो, मैं तेरी माँ हूं, लेकिन कसम ले ले, तेरे हुस्न और तेरी आंखों की दीवानी हूं। जो भी राह चलता मुझे देखता तो एक बार मेरे गाल जरूर छू कर जाता था। मेरा हुलिया भी गली में फिरने वाले बच्चों जैसा ही होता था, बगैर जूते, फटे हुए कपड़े और कई कई दिन पहले धोया हुआ मुंह और मट्टी से अटा जिस्म। लेकिन फिर भी कई लोग मुझे गोद में उठाकर प्यार करते थे, बल्कि कुछ तो मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे जाते थे। वो पैसे मेरी मासूमियत और खूबसूरती के थे, या फिर तर्स के, मैं आज तक नहीं जान पाई थी। लेकिन मुझे बस ये खुशी थी कि जिस दिन कोई गोद में उठाता उस दिन अम्मा को रात के वक्त खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ता था। मैं चाहकर भी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकी थी, और मुझे आगे के लिए भी कोई आस नहीं है कि मेरी किसी भी किस्म की ख्वाहिशात कभी पूरी होंगी भी या नहीं, क्योंकि एक गरीब की बेटी को एक गरीब घर ही मिल सकता है ना। मेरे लिए अब कोई शहजादा तो आएगा नहीं। इसी वजह से मैं खामोशी से बस दिन रात गुजार रही थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि काश मैं मर जाऊं, क्योंकि इस जहन्नुम में जिंदगी गुजारने से अच्छा था कि मैं जिंदा ही न रहती। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक गरीब तो अच्छे से मर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जनाजे और तदफीन के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, और मैं अपने माँ बाप को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए जैसे चल रहा था वैसे जिंदगी गुजार देती थी। मेरी जिंदगी में बस एक चीज अच्छी थी, और वो थी मेरी शक्ल। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेहद हसीन, कि मेरी अम्मा मुझे चांद का टुकड़ा कहती थी, और मैं इस बात पर हंस देती थी कि लो भला, किसी गरीब की बेटी भी चांद का टुकड़ा हो सकती है। लेकिन अम्मा भी बड़ी भोली थी। मैंने अक्सर अम्मा को रोते देखा था, और उसके आंसुओं में बेबसी होती थी जो साफ नजर आती थी। मगर हम भी क्या कर सकते थे। अम्मा अक्सर मुझे देखती और मेरे एक एक नक्श पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा, काश मैं तुझे दुनिया की हर सहूलत दे सकती जो तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी खूबसूरती के हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बदकिस्मत माँ हूँ जो अपनी औलाद को किसी किस्म की कोई खुशी न दे सकी। अम्मा अक्सर ऐसी बातें करते करते रोना शुरू कर देती थी, और मैं बस उसे चुप करवाती रह जाती, क्योंकि कसूर तो उसका भी नहीं था। वो जितनी हो सकती थी मेहनत करती थी, लेकिन उसने इस गरीबी में भी मुझे लाड से रखा था। मैं 8 साल की थी जब मेरे पूरे खानदान से मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। इसकी वजह मेरा हुस्न और मेरी दूधिया रंगत थी।
वो मुझे थोड़ा पढ़ा भी रही थी। स्कूल ज्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत था। जो भी मुझे देखता वो टिकटिकी बांधे बस देखता ही रहता था। कांच जैसी नीली आंखें, लंबे शहद रंग के बाल, सफेद दूध जैसी रंगत, मलाई जैसी चमकदार जिल्द मुझे 8 साल की उम्र में ही मुनफरिद बनाती थी। मैं 10 साल की थी जब मेरी अम्मी फौत हो गई। मुझे वो दिन आज भी याद है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब एक सुबह मैं सूरज की किरणों की वजह से उठी तो काफी हैरान हुई कि आज सूरज निकल आया, लेकिन अम्मी ने मुझे नहीं जगाया। वरना अम्मी तो सूरज की पहली किरण से पहले नमाज के लिए उठा देती थी। मैं एक झटके से उठी। मुझे लगा था कि शायद अम्मी किचन में है, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो तो अब तक अपने बिस्तर पर ही थी। मैंने सोचा शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। पहले ख्याल आया कि उन्हें उठा दूं, लेकिन फिर सोचा आज तैयार होकर उन्हें नाश्ता बनाकर उठाऊंगी तो वो कितनी खुश होंगी। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म पहना और फिर जैसा तैसा करके कुछ न कुछ बना ही लिया और अम्मी के पास ले गई। अम्मी को आवाजें लगाई, लेकिन वो नहीं उठी। मेरी अम्मी, जो एक जरा सी आहट पर भी उठकर बैठ जाती थी, वो इतनी आवाजों के बाद भी ना उठी तो मुझे परेशानी ने आन घेरा। मैंने उन्हें जोर जोर से हिलाना शुरू किया और फिर मेरा शोर सुनकर अब्बा भी आ गए और फिर वो जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। मैं घर बैठी रोती रही, लेकिन फिर मेरी अम्मी नहीं आई, बल्कि एक लाश आई, सफेद कफन में मलबूस लाश, जिसे सब मेरी अम्मी कह रहे थे। वहां मौजूद औरतों ने मुझे सीने से लगाया और हर कोई बस यही कह रहा था कि जाओ माँ को आखिरी बार देख लो, अब उसका चेहरा तुम कभी नहीं देखोगी, इसीलिए आज जी भर कर देख लो, सारी जिंदगी के हिस्से का आज ही दीदार कर लो। लेकिन उस दिन तो मैं अपनी अम्मी का चेहरा भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि वो हर वक्त मुस्कुराते रहने वाली अम्मी अब बिल्कुल खामोश थी। और फिर अब्बू आए और रोते हुए उन्हें ले गए। मैं अकेली वहां रोती रह गई। शाम तक काफी लोग चले गए और फिर घर में सिर्फ मैं और अब्बू ही रह गए। मैं तो बच्ची थी, लेकिन अब्बू वो तो बड़े थे, मगर अम्मी के जाते ही वो मुझसे ज्यादा निढाल हो गए थे। हम बाप बेटी ने आपस में कभी ज्यादा बातें नहीं की थी। हमारे बीच तो एक पुल था जो मेरी अम्मी थी, लेकिन अब वो पुल नहीं था तो हम दोनों भी चुप थे। बाकी बचे मेरे छोटे भाई तो वो अभी इतने छोटे थे कि कुछ समझ ही नहीं सकते थे कि हम पर क्या कयामत बीत चुकी है। मेरी सबसे छोटी बहन अनाबिया भी उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। अम्मी के फौत होने के बाद मुझे पता लगा कि अब्बा कतर जाने वाले थे ताकि अच्छा रोजगार हासिल कर सके और हमें अच्छी जिंदगी दे सके। अम्मी उन्हें कहती रह गई थी कि अभी ना जाए, हम लोग थोड़े में भी अच्छा गुजारा कर लेंगे। लेकिन अब्बा को तो जाना था और फिर अब्बा तो नहीं गए, लेकिन अम्मी ही चली गई। कुछ दिन मजीद गुजरे थे। कभी कोई आता और खाना बना जाता तो कभी कोई, लेकिन सारी जिंदगी तो ऐसा नहीं चल सकता था ना। मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई शुरू की और कुछ कुछ काम भी शुरू किए, लेकिन आदत नहीं थी तो सब बिगड़ जाता था। उन्हीं दिनों मैंने देखा कि अब्बा घर से बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं और सारा सारा दिन उनका बाहर ही गुजर जाता है। आते तो हद से ज्यादा थके हुए होते। अब्बा की वजह से मैं मजीद खामोश होती चली गई। एक दिन अब्बा घर आए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ मेरे चाचू थे जो बहुत कम कम हमारे घर आते थे और हम तो आज तक उनकी तरफ कभी भी नहीं गए थे और ना ही उनके खानदान से मिले थे। उन्होंने आकर हमें एक अजीब खबर सुनाई कि वो हमें ले जाने आए थे। कहने लगे हमारे यहाँ तुम्हारी पढ़ाई भी ऐसी ही होगी जैसे यहाँ थी, बल्कि इससे भी अच्छी होगी। मैं तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में डाल दूंगा, इसलिए मेरी बेटी तुम अपना सामान बांध लो। अब्बू कहने लगे अभी तुम अपने चाचू के साथ चली जाओ, कल मैं जाने से पहले तुमसे मिलने आऊंगा। मैं दरअसल बाहर जा रहा हूँ बेटी, अच्छा कमाने के लिए। और सुनो, तुम और तुम्हारे बहन भाई अब चाचू के साथ रहोगे। तुम्हारे छोटे बहन भाई अभी बहुत छोटे हैं, वो भी वहीं रहेंगे। तुम्हारी चाची उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी, वरना इस घर में तुम लोग कभी भी अच्छी परवरिश नहीं पा सकोगे। ये कहते ही उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी थी और मेरे सर से अपना हाथ हटा लिया। मैं खामोशी से अंदर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सामान रखूं और क्या करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा और अपने कपड़े और अपनी अम्मी की चीजें साथ रख ली और चाचू के साथ चली आई। यहाँ आकर कुछ दिन तो अजीब से गुजरे, क्योंकि चाची हमारे इस घर में आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी।
पूरा 1 महीना लड़ाइयों में ही गुजरा था। चाचू सुबह जाते और रात आते, लेकिन वो लड़ाइयां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी बहन से कह रही थी कि अपने बेटे का रिश्ता वो मुझसे कर देंगी। इस तरह हर माह आने वाले पैसे भी आते रहेंगे और घर बैठे नौकरानी भी मिल जाएगी। मेरे सहन में अपने चचाजाद उमर का चेहरा आया, जो हर वक्त पान खाता था और कई गलत कामों में मुलविस था। मुझे अपनी जिंदगी एक दिन में अंधेर होती नजर आई। मैंने अब्बा को कॉल की और ये मेरी जिंदगी की पहली कॉल थी जो मैं खुद कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप बेशक मेरी शादी कहीं भी कर दें, लेकिन मैं उमर से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। चाची अपने लालच के हाथों मजबूर होकर मेरा उससे निकाह करवाना चाहती हैं। मेरी बातों से अब्बा का दिमाग खुल गया और फिर उन्होंने इस रिश्ते के लिए कैसे मना किया मैं नहीं जानती, लेकिन फिर चाची का रवैया कुछ अजीब हो गया और पूरे घर में तनाव बढ़ गया था। अब हर वक्त ऐसा लगता जैसे हम किसी जेल में बैठे हों। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब चाची एकदम से पीछे आ गई और मुझे काम करता देखकर कहा, बड़ा जुनून चढ़ा है तुम्हें, अपने बाप के सामने मेरे मासूम और अच्छे बेटे पर इल्जाम लगा दिया। उसे साफ साफ बताती ना कि तेरा कहीं और चक्कर चल रहा है। बड़ी तेज और शातिर है तू। अपनी मां पर गई है, रिश्ते से भी जान छुड़वा ली और अपना नैन मटक्का भी किसी को नहीं बताया। मैं तो चाची की अल्फाज सुनकर हैरान रह गई कि कोई औरत ऐसे अल्फाज किस तरह से अदा कर सकती है। आखिर उनकी रूह क्यों नहीं कांप रही थी और न ही उन्हें अपनी बेटियों का ख्याल आ रहा था जो जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। मैंने उन्हें कहा, चाची आपने कभी उमर भाई को नहीं देखा क्या? वो किस तरह के इंसान है? आप बताएं कि आप शीना और शीबा के रिश्ते ऐसे किसी लड़की से कर देंगी? मेरी बात सुनकर चाची 1 मिनट को लरस गई थी और फिर मुझे बालों से पकड़ लिया और कहा, तू मेरी बेटियों को बद्दुआएं दे रही है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और शायद वो उस दिन मुझे वाकई मार देती, लेकिन मेरे भाइयों ने आकर मुझे बचा लिया और अंदर ले गए। उस दिन के बाद मैं अपनी चाची से दूर रहने लगी और कमरे से बाहर भी ना निकलती। एक दिन चाचा जी हमारे कमरे में आए और कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी चाची इस घर में तुम्हारा जीना महाल कर रही है और तुम्हें बहुत बातें सुनाती है। वो भी उम्र के कारनामे जानती है, लेकिन सिर्फ भाईजान के खर्चे और तुम्हें यहां नौकरानी बनाकर रखने के लिए वो इतना गुस्सा कर रही है। तुम बस खामोश रहो, देखना तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। तुम बस सब्र करो और अपनी चाची से दूर रहो। मैं भी चाचू की बात समझ गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। बस चाची की साजिशी फितरत की वजह से वो हमारे पास नहीं आते थे और न ही खुलकर प्यार करते थे। अब मैं चुपचाप कॉलेज जाती और ऐसे ही अपने कमरे में आ जाती। जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई थी और सब कुछ एक ही डगर पर धीरे धीरे चल रहा था कि एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता चाची लेकर आई। मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। आखिर उन्हें कब से मेरी इतनी परवाह हो गई थी कि वो मेरे लिए रिश्ता लाती फिरें। और मुझे ये भी इल्म था कि वो मुझसे बदला लेना चाहती थी और अम्माद भाई की जो बेइज्जती मैंने की थी वो उन्हें रास नहीं आई थी। फिर जब रिश्ते की जांच पड़ताल हुई तो सबसे ज्यादा अजीब बात तब निकली जब वो रिश्ता बहुत अच्छा था, उसमें किसी भी किस्म की कोई खामी नहीं थी। और यही बात मुझे गड़बड़ लग रही थी कि चाची को एकदम से मेरा इतना एहसास कैसे हो गया था। जो मेरी माँ का घर भी उजाड़ना चाहती थी, उस गुर्बत में भी वो मेरी अम्मी को पसंद नहीं करती थी और हर वक्त ज़हनी तशद्दुद करती रहती थी। अब वही मेरा भला करने की बात कैसे कर सकती थी? ये सब मुझे हजम नहीं हो रहा था। हुसैन देखने में ही बहुत प्यारा था। उसकी खूबसूरत आंखें देखकर मैं उस पर फिदा हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल इस रिश्ते को नहीं मान रहा था कि मैं कैसे उस पर भरोसा कर लूं जिन्होंने मेरी जिंदगी को और मेरे बचपन को तबाह कर दिया था। उन्होंने हमेशा से मेरे अब्बू की कमाई को देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब्बू से बात करूंगी और कहूंगी कि मेरे लिए खुद से कोई रिश्ता ढूंढे और इस बात का सदेबाप करें, क्योंकि मुझे चाची पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि अब्बू को भी मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रिश्ते के बारे में बात करने का सोचा था, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला चाची ना लें, क्योंकि मैं खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन आखिर क्या हो सकता था? अब अब्बा भी मेरी नहीं सुन रहे थे
बल्कि कोई भी मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैंने भी चुप साध ली और अब्बा के फैसले पर सर झुका लिया। अब्बा भी बहुत खुश थे और उन्होंने इसी खुशी में चाची को सोने के कंगन दिए थे और उनका शुक्रिया अदा किया था कि आपने मेरे बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की जैसे आजकल सगी माँ भी नहीं करती। चाची ने भी खुशी खुशी सब वसूल कर लिया। मेरे ससुराल से माँ के तौर पर आने वाला हर शगुन उन्होंने ही लिया था। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, लेकिन वो लोग गांव में रहते थे, इसीलिए थोड़े इस्लामी से थे। चाची ने कहा कि वो लोग जब भी आए तो तुम्हें हमेशा घूंघट में ही नजर आना चाहिए, वरना अपना हाल देख लेना। मैं भी ऐसा ही करती। यहां तक कि शादी वाले दिन भी किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा था। मैं दिल से हर किस्म की पुरानी रंजिशें भुलाकर ससुराल चली गई और वहां मैंने फैसला किया था कि मैं सबके साथ हंसी खुशी रहूंगी और वो सारे अरमान पूरे करूंगी जो मैं यहां न कर सकी। लेकिन मेरी किस्मत में उधर भी कुछ और ही था। जब हम वहां गए तो मेरी सास ने किसी को भी मेरा चेहरा न देखने दिया और कोई भी रस्म न करवाई। और तो और उसने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन का चेहरा सबसे पहले उसकी सास देखती है। और जब मैं कमरे में गई तो सास ने अकेले ही मेरा घूंघट उठाया। वो तो हैरान रह गई और उनका पूरा का पूरा मुंह खुला रह गया। वो गुस्से में आ गई और कहा, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था कि वो किस चीज की बात कर रही हैं। फिर वो एकदम से उठी और जाकर एक चादर ले आई और कहा, खबरदार, तुम्हारा चेहरा घर में तेरे शौहर के अलावा कोई न देखे। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने मुझे डांट कर रख दिया। अब मैं सारा दिन वो चादर लेकर फिरती थी। वो घर अच्छा खासा बड़ा था। वहां मेरे ससुर के भाई और उनके बच्चे और बहुएं भी रहती थीं। उन सब में से कोई भी घूंघट नहीं लेती थी और आम औरतों की तरह फिरती थी। लेकिन बस मैं ही थी जिसे इजाजत नहीं थी। मैं उन सब में सबसे खूबसूरत थी। लेकिन फिर भी मेरी सास हर वक्त मुझसे नाराज रहती थी, जिसकी वजह मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी। मुझसे मेरे शौहर ने भी पूछा कि तुम हर वक्त ऐसे चादर लेकर क्यों रहती हो। तब मैंने उनको बताया कि आपकी अम्मी का हुक्म है, इसी वजह से मैं ऐसे फिरती हूँ। वो थोड़ा सा हैरान तो हुए, लेकिन फिर चुप कर गए और कहा, अच्छा, अम्मी का हुक्म है तो फिर कोई ना कोई मसलहत तो होगी ही। मुझे उनकी इस बात का बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं उनकी बीवी थी और ये मेरा हक था कि वो मेरे लिए किसी से भी सवाल करते। लेकिन मैं चुप कर गई। और फिर एक दिन मुझसे जिठानी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब भी मैं जवाब देने ही लगी थी, लेकिन मेरी सास बोल पड़ी, ये भैंगी है, इसीलिए ये ऐसे रहती है। मुझे बहुत दुख हुआ था और तब मुझे पता चला कि मेरी चाची ने मेरे साथ जुल्म किया है। एक दिन मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब मेरी नंद मेरे पास आई और कहा, भाभी, मैंने आपको एक बाबा के पास लेकर जाना है। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया, वो बाबा भैंगेपन का शर्तिया इलाज करते हैं। मेरी दोस्त ने भी करवाया है। मेरे भाई इतने प्यारे हैं और आपसे भी बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए मैं उनके खातिर आपका इलाज करवाना चाहती हूँ ताकि आप उनके साथ एतमाद से चल सकें। मैंने नंद को बहुत समझाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही थी। और फिर मैंने अपना घूंघट उतार दिया तो वो हैरान रह गई और कहा, भाभी, आप तो इतनी प्यारी हैं, फिर ये सब क्यों। तब मैंने बताया कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहा था कि किसी को भी चेहरा न दिखाना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी नंद मेरा हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास ले गई और कहा, अम्मी, भाभी इतनी प्यारी हैं तो आपने ये नाइंसाफी क्यों की। आपको मेरी कसम है, सच बताएं। तब सास ने बताया कि मुझे प्यारी बहू नहीं चाहिए थी, मुझे काली सी लड़की चाहिए थी और मुझे उन लोगों ने काली लड़की की ही तस्वीर दिखाई थी। मुझे काली बहू इसलिए चाहिए थी कि वो मेरे बेटे को लेकर अलग ना हो पाए। जैसे बहुएं बाकी भाभियां लाई हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही लाना चाहती थी, मगर इसकी चाची ने इसे भेज दिया तो मैंने भैंगेपन का ड्रामा किया। और तब मुझे पता लगा कि चाची ने इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ नहीं किया था क्योंकि ये एक गांव था और वो अपनी बेटी को यहाँ नहीं भेजना चाहती थी। अपनी तरफ से उन्होंने मेरे साथ ये बदला लिया था। मगर आज 3 साल बाद मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी सास भी बहुत खुश हैं। मेरी चाची की दोनों बेटियां अपने कालेपन की वजह से कंवारी हैं। मेरे बहन भाई अब अलग रहते हैं और अब्बा की भी आंखें खुल चुकी हैं। हम सब बहुत खुश हैं
और हम्माद भाई भी अपनी बीवी को लेकर अलग हो चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें